आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण है क्या और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके पहले भी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के मदद से ही पौधे क्या करते हैं कि वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर ये प्रकाश संश्लेषण न हो तो पौधे प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन नहीं बना पाएंगे। साथ ही पौधे को जीवित रहने के लिए भी प्रकाश संश्लेषण जरूरी है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन प्राप्त करके जीवित रहते हैं। और उन्हीं भोजन का इस्तेमाल हम लोग भी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं। यानी कि ऐसा बोला जाए कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु CO2 और H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। कहने का मतलब है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि जो पौधे हैं सूर्य की उपस्थिति में ही संभव है। यानी कि जब तक सूर्य का प्रकाश न मिलेगा तब तक ये प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यानी कि सूर्य ऊर्जा की उपस्थिति में अकार्बनिक अणु, तो जैसे CO2 और H2O अकार्बनिक अणु हैं, इसको क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण में कि पादप कोशिका यानी कि जो पौधे के कोशिका है उसमें स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण करके कार्बनिक अणु में किस रूप में करते हैं, तो कार्बनिक अणु ग्लूकोज के रूप में ये स्थिरीकरण करते हैं। तो ग्लूकोज किसको बोलते हैं, C6H12O6। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या लेते हैं, वातावरण से, तो वायुमंडल से बोल दीजिए, तो आपका सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो जड़ द्वारा वो जल को लेते हैं और इस दोनों का स्थिरीकरण करते हैं कार्बनिक अणु में, जिसको बोला जाता है ग्लूकोज। तो पौधे स्टार्टिंग में लिए क्या, तो इसको प्रकाश संश्लेषण को एक समीकरण में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल, तो इसका हो गया CO2 H2O किसके, तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अब एक क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या बनाता है ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन और जल मुक्त होता है। तो ये हमारा हो गया प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। तो अगर एग्जाम में पूछते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो इसमें जो पौधे अपना सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, तो पौधों के जो पत्तों में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्टोमाटा। इस छिद्र को क्या बोला जाता है, स्टोमाटा बोला जाता है। और यही क्या करते हैं कि वातावरण से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, खींचते हैं। ये स्टोमाटा यानी कि ये छिद्र है। तो जब ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो एक क्या होता है, खुला रहता है, लेने के बाद ये बंद हो जाते हैं। बंद होने के बाद फिर एक खुलता है और ऑक्सीजन बाहर जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो कहने का मतलब है कि एक क्रिया बार बार होते रहता है, किसमें, तो पौधे के त्वचा में, और त्वचा में ही क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, स्टोमाटा। तो थोड़ा सा और समझिए कि एक क्रिया संपन्न कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण, तो पौधे में होता है हरित लवक। हरित लवक बोले तो क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है पर्णहरित, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। जिसके इसी क्लोरोफिल के मदद से पौधे हरे होते हैं। यानी कि त्वचा में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, और उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तो जब CO2 लेते हैं तो ये खुल जाता है और वो अंदर जाता है, फिर बंद हो जाता है। यानी कि स्टोमाटा का बंद होना खुलना वो डिपेंड है आपको सूर्य के मतलब प्रकाश संश्लेषण के वेग पे, कितना तेज़ी से हो रहा हो। तो और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, इसके जानने के लिए
कि क्या क्या पदार्थ की ज़रूरत होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले होता है क्या, पर्णहरित, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं पर्णहरित। पर्णहरित को बोला भी जाता है क्या, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल पाया बोला जाता है। और इसके मदद से पौधे क्या होते हैं, हरा होते हैं। तो जब तक पौधा हरा नहीं न हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं होगा। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए पौधे को हरा होना जरूरी है। और हरा किसके माध्यम से होता है, तो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के मदद से। यानी होगा तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगा। तो अब चलते हैं CO2, यानी कि हम लोग वातावरण में जो CO2 छोड़ते हैं खुद या बहुत सारे उद्योग धंधा है, ये सब है, चूल्हा, गैस चूल्हा, ये सारे से निकलते हैं CO2। तो ये वायुमंडल में जाते हैं। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे थे हम लोग प्रकाश रासायनिक समीकरण में कि CO2 को लेते हैं और इसको इस्तेमाल करके ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूर्ण करते हैं, यानी कि CO2 लेते हैं। तो हम लोग के पर्यावरण में अगर थोड़ा सा CO2 के बारे में जाने तो इसकी मात्रा कितना है, 0.03%, बहुत कम है ना। ये प्रतिशत क्या है, कम है। और ये CO2 ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं जल। तो प्रकाश संश्लेषण में तीसरा आवश्यक पदार्थ क्या है, जल है। यानी कि जल के माध्यम से ही पौधे जो है स्टोमाटा के छिद्र द्वारा ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। यानी सीधा सा बोला जाए तो यदि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि जल के माध्यम से। यानी जल के माध्यम से ही आपको प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। अब लास्ट है सूर्य का प्रकाश। तो आप पर्णहरित हो, CO2 हो, जल हो, अब जब सूर्य का प्रकाश ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होने के लिए सूर्य के प्रकाश को आवश्यक जरूरी है। तो सूर्य के प्रकाश में भी कौन सा प्रकाश, तो लाल प्रकाश अगर होगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होगा, और जब नीला होगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो, धीमा गति में होता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश से ही आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या पदार्थ जो है आवश्यक है। तो ये भी हम लोग जान गए कि प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है ना। तो ये हमारा स्टोमाटा का छिद्र है जो पत्तियों में पाई जाती है। पत्तियों में बोला जाए तो त्वचा में, जिसको एपिडर्मिस भी बोला जाता है। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। धन्यवाद।